देश की बात में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एपीएन और मैं हूं आपके साथ राजश्री। देश की बात लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं और देश की बात में आज चुनावी पारे की बात करेंगे, जो कि पारा चरम पर है। कल यूपी में पहले चरण के चुनाव के साथ महीने भर तक चलने वाली 7 चरणों की पोलिंग प्रक्रिया की शुरुआत हो रही है। उत्तराखंड में 15 फरवरी और मणिपुर में 4 और 8 मार्च को चुनाव होने हैं। पंजाब और गोवा में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। उधर चुनावी मौसम में राजनीतिक उठापटक, जोड़ तोड़ और आरोप प्रत्यारोप तो अक्सर देखने को मिलता है, लेकिन इस बार प्रचार के दौरान जिस भाषा और जैसी शैली का इस्तेमाल हो रहा है, उसे देखकर कई सवाल उठ रहे हैं और बड़े बड़े नेता इससे अछूते नहीं हैं। आज बात करेंगे राजनीति के गिर रहे स्तर पर। आखिर कहाँ गुम हो गई है भाषा की शालीनता और तहजीब। साथ ही आपको बताएंगे कि यूपी चुनाव में कैसे कई विधानसभा क्षेत्रों में रिश्ते दांव पर लग गए हैं। दिखाएंगे आपको कि कैसे तमिलनाडु में चल रही सत्ता की लड़ाई अब दिल्ली तक पहुंच चुकी है। ये भी आपको दिखाएंगे कि सोशल मीडिया पर खराब खाने का वीडियो डालने वाले बीएसएफ के जवान तेज बहादुर यादव की पत्नी शर्मिला को कोर्ट से बड़ी राहत कैसे मिली है। और दूसरी ओर अमेरिका की भी बात कर लेंगे और अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कोर्ट ने कैसा झटका दिया है, ये आपको दिखाएंगे। बात जब चुनावी गहमा गहमी की होगी, चुनावी पारे की होगी, तो बात केवल राजनीति की गंभीरता की ही नहीं, राजनीति की उस रंगीनियत की भी होगी जो कि आपको हंसाती है, गुदगुदाती है। जी हाँ, आप कुछ ऐसे चुटकुलों को देखेंगे क्योंकि आज चुटकुलों का बड़ा चलन है और आज प्रधानमंत्री मोदी ने इसका बड़ा जिक्र किया है, तो इस जिक्र के संदर्भ को समझेंगे और कुछ उसी तर्ज पर कुछ चुटकुलों को देखेंगे भी। लेकिन केवल चुटकुले ही नहीं, बल्कि हंसते हंसते राजनीति कैसे गलत शब्दों के दायरे में फंस गई है, ये भी आपको हम जरूर दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं देश की बात के इस नए सफर को, जिसमें इतिहास की बात करेंगे और आज एक मशहूर साहित्यकार को याद करेंगे जो कि नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से रहे और जिसने संसद से सड़क तक लिखी। संसद सड़क तक की बात जब होगी तो धूमिल को जरूर याद करेंगे। और शुरू करते हैं अब देश की बात के इस नए सफर को। जब से चुनावी गहमा गहमी शुरू हुई है, जब से प्रचार का दौर शुरू हुआ है और जब से भाषणों का दौर शुरू हुआ है, तो सबसे ज्यादा जिसकी भाषा चर्चा में रही है वो है स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अपने व्यंग बाणों की वजह से वो खूब चर्चा में हैं और अभी ही नहीं बल्कि पहले भी रहे हैं। 2014 के पहले की तस्वीर आप याद करें, लगातार आप नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे एक विपक्षी नेता के तौर पर, एक ऐसे स्टार प्रचारक के तौर पर जो अपने दल को सत्ता में लाना चाह रहा था और कैसे वो लगातार सरकार को, तत्कालीन सरकार मनमोहन सिंह सरकार को घेर रहे थे, निशाने पर ले रहे थे, उनके एक एक सिपाही को अपने व्यंग बाणों से घायल कर रहे थे, एक एक सेनापति को घायल कर रहे थे और बड़े बड़े शहसवार कांग्रेस के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बेबस नजर आते थे, उनके व्यंग बाणों के सामने बेबस नजर आते थे। लेकिन तब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, अब वो प्रधानमंत्री हैं, तो वही व्यंग बाण कहीं ना कहीं लोगों को चुभने लगे हैं, क्योंकि अब केवल एक नेता नरेंद्र मोदी की बात नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात है, जिसकी अपनी एक गरिमा है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर हमले के बाद उन्होंने आज राहुल गांधी पर निशाना साधा और जाहिर सी बात है कि आलोचकों ने इसकी जमकर आलोचना की। नरेंद्र मोदी ने राहुल का नाम लिए बगैर कहा कि कांग्रेस के जिस नेता के नाम पर सबसे ज्यादा चुटकुले बनते हैं, गौर करिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के जिस नेता के नाम पर सबसे ज्यादा चुटकुले बनते हैं, अखिलेश यादव ने उन्हें ही गले लगा लिया है। मजे की बात यह है कि हरिद्वार पहुंचने पर मोदी ने कांग्रेस को संयम और मर्यादा में रहने की सीख भी दे दी। सवाल अपने आप खड़े होते हैं कि आखिर किसको जरूरत है मर्यादा में रहने की, किसको जरूरत है संयमित रहने की, और ये सीख किसके लिए थी। मोदी जी की उपहास प्रियता का आलम ये है
कि उनके मुंह से कांग्रेस का नाम निकलते ही ठहाके शुरू हो जाते हैं। उसके बाद तो मोदी जी भी बेलगाम हो जाते हैं। समर्थक लोटपोट होते रहते हैं। वाक युद्ध के महारथी मोदी मौका पाते ही अपनी भाषा और भाषण शैली से राहुल गांधी को चारों खाने चित्त भी कर देते हैं। बिजनौर में भी यही होना था। अगर आप कंप्यूटर पर जाएं और गूगल में देखें, शायद किसी राजनेता पर इतने चुटकुले नहीं होंगे जिनके कांग्रेस के नेता पर। मोदी की ये शैली आम लोगों के साथ साथ विरोधियों को भी गुदगुदा जाती है, लेकिन टीस बहुत देर तक देती है। इस टीस की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूलते कुछ भी नहीं। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पर मोदी के बयान पर राहुल गांधी ने एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री को पूर्व प्रधानमंत्रियों का सम्मान सीखने की नसीहत दी थी। पहले ही प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, जो दूसरे प्रधानमंत्रियों के बारे में कभी से नहीं बोल सकते। राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि मोदी को सुर्खियों में बने रहने की रुचि है और वो संसद के बाहर और भीतर हास्य नाटकों में जुड़े रहते हैं। ये बात प्रधानमंत्री को हरिद्वार पहुंचने पर याद आई। मोदी भूल गए कि वो खुद राहुल गांधी का कितने तरीके से मजाक उड़ाते हैं। उन्होंने कांग्रेस को संयम और मर्यादा में रहने की चेतावनी दे डाली। मैं कांग्रेस के लोगों को कहता हूं, जबान संभल के रखो, वरना मेरे पास आपकी पूरी जन्मपत्री पड़ी हुई है। दरअसल मोदी के बयान से चिढ़े राहुल गांधी ने एक सभा में उनकी भोड़ी नकल की थी। प्रधानमंत्री खुद अपने पद की गरिमा का पालन नहीं करते तो राजनीति के छोरों को क्या कहा जाए। प्रधानमंत्री भूल जाते हैं कि चुपते हुए हमलों के जवाब उससे भी ज्यादा तकलीफदेह होते हैं। अगर राजनेताओं की भाषा और शैली का स्तर जिस तरह गिर रहा है, उससे कम आम आदमी के दिलों में राजनीति के प्रति सम्मान तो पैदा नहीं हो सकता। अंशुमान त्रिपाठी के साथ अमित यादव, एपीएन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे। सवाल ये है कि मोदी जी की लच्छेदार भाषा और मुहावरेदार बोली की कोई सानी नहीं है। उसके साथ भाव भंगिमा, उच्चारण की शैली का भी किसी से कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन उसमें जब हास परिहास करते हुए उपहास के छौंक लगाते हैं तो विचारों का सौंधापन बिल्कुल खत्म होने लगता है। जबकि सबको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपेक्षा ये रहती है कि वो गंभीर रहें, गंभीर विषयों पर बात करें, सौम्यता का व्यवहार करें, जो आज तक हमने तमाम प्रधानमंत्रियों के व्यवहार में देखा है, जो प्रधानमंत्री पद की गरिमा के अनुकूल भी है। इसमें कोई शक नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जननायक बनने की क्षमता रखते हैं, और यदि कोई जननायक होता है तो उसका दिल भी बड़ा होना चाहिए। वो एक एक करके बदले नहीं लेता, और अब प्रधानमंत्री मोदी का कद काफ़ी बड़ा है। उस कद के हिसाब से भी उन्हें बड़े शब्द चुनने की ज़रूरत है, बड़ा दिल दिखाने की ज़रूरत है। बहरहाल प्रधानमंत्री राहुल गांधी को मुख्य विपक्षी दल के उपाध्यक्ष के तौर पर निशाना बनाते हैं, लेकिन यूपी चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने सपा संरक्षक मुलायम सिंह, आजम खान और गायत्री प्रजापति पर भी नाम लिए बगैर तीखे हमले करते रहे। विधायकों के स्तर पर जाकर इस तरह से आरोप लगाने को प्रधानमंत्री के स्तर के लिहाज से उचित नहीं समझा जा रहा है। लेकिन राजनीति जो न कराए वो कम है, और इसमें भी कोई शक नहीं कि आजम खान की जो कोशिश थी कि वो किसी तरह से प्रधानमंत्री को सीधे तौर पर लड़ाई लेते दिखें प्रधानमंत्री से, वो कोशिश आज सफल हो गई और प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे तौर पर उनको जवाब दिया। और आजम खान तो क्या, वो गायत्री प्रजापति पर भी व्यक्तिगत तौर पर बोलने लगे, मुलायम सिंह यादव पर तो वो बोले ही। और इसी से समझ में आता है कि कहीं न कहीं प्रधानमंत्री मोदी के जो रणनीतिकार हैं, वो रणनीतिकार प्रधानमंत्री मोदी की भाषण रणनीति को बहुत ढंग से बना नहीं पा रहे हैं, या उन तक खबर सही नहीं पहुंच रही। जीवन के 66 बसंत देख चुके विधानसभा चुनाव के मौसम में प्रधानमंत्री फागुनी रंग में रंग गए। होली में अभी वक्त है, लेकिन मोदी ने चुनावी होली खेलनी अभी से शुरू कर दी है। हाल में मनमोहन सिंह के रेनकोट पर भी रंग डाल दिया। बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं। राहुल गांधी को तो जहां पाए वहीं घमासान मचा दिया। प्रधानमंत्री मोदी इन दिनों ऐसी तरंग में कि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव
और आजम खान को भी नहीं बख्शा, और तो और गायत्री प्रजापति को भी अपने लपेटे में ले लिया। ये कुनबे के एक नेता, समाजवादी कुनबे के एक नेता ने क्या कहा? उसने कहा आजकल टीवी पर बच्चे ऐसा देखते हैं, इसलिए कभी कभी ऐसा हो जाता है। भाइयों बहनों, जिस कुनबे की ये सोच हो, जिस कुनबे की ये परंपरा हो, आप तय करिए भाइयों बहनों, क्या ऐसी सोच वाले मां बेटियों की रक्षा कर पाएंगे क्या? गाजियाबाद अलीगढ़ हाईवे पर मां बेटी को कार से निकाल दिया और निकाल करके घंटों तक उनके ऊपर जुल्म चलता रहा। इस कुनबे के एक जो सबसे ज्यादा मलाई खा रहे हैं, सबसे ज्यादा मौज कर रहे हैं, सबसे ज्यादा फायदा उठा रहे हैं, उनको तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कान पकड़ करके माफी मांगनी पड़ी, माफी मांगनी। खनिज की चोरी उत्तर प्रदेश में होती है कि नहीं होती है? बालू चोरी होती है कि नहीं होती है? नदियों में से बालू चोरी की जाती है कि नहीं चोरी जाती है? और ऐसे लोगों को मंत्री बनाया जाता कि नहीं बनाया जाता? पहले निकालो फिर लाओ, फिर निकालो फिर लाओ, क्या चल रहा है भाई? और चुनाव अभियान का प्रचार भी उन्हीं से शुरू करते हैं। गायत्री प्रजापति ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि कोई प्रधानमंत्री उनका महिमा मंडन करेगा, लेकिन मोदी को इस बात की परवाह नहीं कि प्रधानमंत्री के पद पर बैठकर विधायकों के स्तर पर जाकर आरोप प्रत्यारोप करना उन्हें शोभा नहीं देता। संसद सत्र के दौरान भी राज्यसभा में मनमोहन पर हमला बोलते हुए उन्होंने अपने जैसे को तैसा की रणनीति का ऐलानिया तौर पर खुलासा किया था। इतने बड़े पद पर रहे हुए व्यक्ति ने सदन में जब लूट और ब्लंडर जैसे शब्द प्रयोग किए थे तो 50 बार उधर भी सोचने की जरूरत थी कि मर्यादा अगर लांघते हैं तो सुनने की भी तैयारी थी, और हम उसी कॉइन में वापस देने की ताकत रखते हैं जी। इन दिनों नरेंद्र मोदी को मसीहा समझ लिया गया है। खबर है कि बीजेपी ने मोदी को गरीबों के मसीहा के तौर पर पेश करने का नेताओं को निर्देश दिया है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी को मसीहा बनने के लिए लफ्फाजी से बचना होगा और 1.25 अरब की जनता को जवाब देना होगा कि नोटबंदी से उसे क्या मिला, क्योंकि साहब मसीहा बनने के लिए सच का सलीब उठाना पड़ता है। सचिन शर्मा, एपीएन। और हमने आपको बताया था कि आज धूमिल की पुण्यतिथि भी है। धूमिल एक ऐसे कवि जो वाराणसी से थे और जिनका तंज जो था, जिनकी कविताएं जो थी वो प्रजातंत्र को लेकर सबसे ज़्यादा थी, जिनके अंदर आप गुस्सा देख सकते थे। उन्होंने कभी लिखा था कि न कोई प्रजा है न कोई तंत्र है, ये कैसा प्रजातंत्र है, ये आदमी का आदमी के खिलाफ खुला षड्यंत्र है। दरअसल इस तरह की जब रिपोर्ट्स हम देखते हैं तो कुछ यही भावना जगती है कि क्या हम एक ऐसे प्रजातंत्र में, क्या हम ऐसे स्वस्थ प्रजातंत्र में रह रहे हैं जहां पर जो प्रधानमंत्री होता है वो एक सेनापति की भूमिका में नहीं होता कि वो अपने विपक्षी दलों पर हमला करके उनको हताहत कर दे, उनको ख़त्म कर दे, बल्कि वो एक ऐसे नेता के भूमिका में होता है, एक ऐसे अगुआ के भूमिका में होता है जो पूरे देश को, पक्ष को विपक्ष को एक साथ मिलाकर, एक सहमत करके आगे लेके चलता है। लेकिन राजनीति है और राजनीति में सब कुछ शायद जायज़ हो जाता है जब चुनाव हो। असलियत ये है कि आजकल राजनीति पहले की तरह सहज और सीधी नहीं रही। सियासत में कोई भी काम बेमकसद नहीं होता। राहुल गांधी की छवि को बनने से पहले ध्वस्त करने की कोशिश बीजेपी की कांग्रेस मुक्त भारत रणनीति का अहम हिस्सा है। राहुल गांधी जरूरी है, कांग्रेस की मजबूरी है। ऐसे में पीएम मोदी साम दाम दंड भेद सभी राजनीतिक शैलियों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा उनकी आक्रामक शैली के साथ मेल भी खाता है। कांग्रेस और गांधी परिवार के शासन से उबे लोगों को एक उग्र आदर्शवादी जननायक की जरूरत है। नरेंद्र मोदी की ब्रांड बिल्डिंग इसी हिसाब से की गई है, क्योंकि मोदी जहां जरूरी होते हैं वहां उकसाने पर भी नहीं बोलते। दरअसल ये लोकतंत्र है, ये वही लोकतंत्र है जिसके बारे में धूमिल ने लिखा था, जैसे कि हमने आपको पहले ही सुनाया कि न कोई प्रजा है न कोई तंत्र है, यह आदमी के खिलाफ आदमी का खुलासा षड्यंत्र है।
हमारी यही कोशिश है कि लोकतंत्र के स्वस्थ परंपराओं को आपके सामने हमेशा रखें और उन तमाम नेताओं को, चाहे वो किसी भी पद पे हो, किसी भी स्थिति में हो, उनको भी इसका भान कराते रहें, क्योंकि हम चौथा स्तंभ हैं और प्रजातंत्र को बचाए रखने में चौथे स्तंभ की सबसे अहम भूमिका होती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूरी आशा है, 125 करोड़ जनता का उनको विश्वास मिला है और इसीलिए हम चाहते हैं कि जो नायक है वो जननायक बना रहे। बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी से अब आगे बढ़ते हैं और उनकी एक सहयोगी की बात करते हैं। चुनावी मौसम कुछ होता ही ऐसा है कि नेता बहक जाते हैं। वादों और दावों के राजनीति में नेता ये भूल जाते हैं कि वो कह क्या रहे हैं, या फिर जानबूझकर ऐसे बयान देते हैं जो सियासी सुर्खियां बने, ये भी कहा जा सकता है। बलात्कार के आरोपियों को लेकर आगरा में केंद्रीय मंत्री उमा भारती का एक ऐसा ही बयान चर्चा में है। आप देखिए इस रिपोर्ट को। मौका चुनाव का हो तो नेता क्या क्या नहीं कहते। लोगों की भावनाओं के साथ खेलने की जो कला नेताओं के पास है, वैसा किसी जादूगर के पास होना भी मुमकिन नहीं है। नेताओं के वोट बटोरने का यह अंदाज आम दिनों में तो दिखाई नहीं देता, लेकिन जब मौका लोकतंत्र के पर्व का हो तो नेताओं के ये गुण अपने आप बाहर आ जाते हैं। मोदी सरकार में जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने रेप के मामलों में सख्त सजा देने की वकालत की। आगरा की एक चुनावी रैली के दौरान उनका अंदाजे बयां कुछ ऐसा था कि वहां मौजूद लोग भी हक्के बक्के रह गए। जिन्होंने ऐसे दुष्कर्म किए होते हैं, इनको उन्हीं लड़कियों के सामने और महिलाओं के सामने उल्टा लटका करके मार मार के चमड़ी उधेड़कर फिर उस मांस में नमक और मिर्च डाल देना चाहिए, ताकि ये तड़पे और इनको तड़पते हुए देखे वो लड़कियां, वो माएं और वो बहनें। जब ये तड़पेंगे, जब ये अपनी जिंदगी की भीख मांगेंगे। मैंने ऐसा करवाया था जब मैं मुख्यमंत्री थी। इस तरह के शब्द अच्छे भी नहीं लगते हैं। वो महिलाओं को अपनी गरिमा रखनी चाहिए। और जहां तक रेपिस्ट का सवाल है या उनके कहने का सवाल है, हो सकता है वो सही हो, सही है भी सही, लेकिन शब्दों का इस्तेमाल थोड़ा सा सोच समझ के महिलाओं को करना चाहिए। बुलंदशहर गैंगरेप केस का जिक्र करते हुए उमा भारती ने बलात्कारियों को सख्त सजा देने का समर्थन किया, लेकिन ऐसे मौके पर जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया उसे सही नहीं ठहराया जा सकता। मानव अधिकार उसका होता है जो मानव होता है, जो दानव होता है उसका मानव अधिकार नहीं होता। ये ध्यान रखिएगा, जो मानवता का आचरण करेगा उसका मानव अधिकार होगा। राजनीतिक अधिकार देने के नाम पे सरकार बनाई, 3 साल में अगर हम देखें तो पूरी तरह से वो एक मजाक प्रतीत होता है, एक जुमला प्रतीत होता है। हालांकि मानवाधिकारी का सहारा लेते हुए उमा भारती ने अपने बयान का बचाव भी बखूबी किया। रेप के आरोपियों के साथ नरमी की उम्मीद शायद ही कोई शख्स चाहता हो, शायद ही किसी के मन में ऐसा जघन्य अपराध करने वालों के लिए दया आती हो, लेकिन किस दोस्त के लिए क्या सजा देनी है, इसका अधिकार सिर्फ कोर्ट को है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि बलात्कार एक ऐसी घटना है जिसको लेकर जितना भी गुस्सा हो वो कम है, लेकिन भाषा का चयन एक अलग विषय है। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव चप्पा चप्पा छान रहे हैं। उन्हें पता है कि उनकी प्रतिष्ठा यूपी के रण में दांव पर है और कोई भी गलती उन पर भारी पड़ सकती है। ऐसे में अखिलेश न सिर्फ जनता के बीच घूम घूम कर अपने विकास कार्यों के बारे में गिना रहे हैं, बल्कि बीजेपी और बीएसपी पर भी जमकर हमले बोल रहे हैं। शुक्र ये है कि उनकी भाषा अभी तक संयमित है। यूपी चुनाव के सियासी समर में समाजवादी पार्टी की साइकिल को रफ्तार देने की जिम्मेदारी अखिलेश यादव पर है। अखिलेश को पता है कि इस चुनाव में हार या जीत के क्या मायने हैं, लिहाजा वो कोई कसर बाकी नहीं रख रहे हैं। बरेली, शाहजहांपुर और पीलीभीत की चुनावी रैलियों में अखिलेश के निशाने पर केंद्र की मोदी सरकार और बीएसपी रही। अखिलेश यादव ने मायावती के शासनकाल को पत्थर के स्मारकों और मूर्तियों का शासनकाल बताया। उन्होंने कहा कि बीएसपी राज में विकास का सारा पैसा पत्थरों पर खर्च किया गया है। पत्थर वाली सरकार है, उनकी भाषा बदल गई और भाषा जैसे जैसे चुनाव आ रहा है वो भी कहने लगे हम भी काम करेंगे, हम भी विकास करेंगे। हम उत्तर प्रदेश के लोगों ने तो बहुत बार आपकी सरकार देखी और हर बार सरकार बनी है तो पत्थरों के अलावा दूसरा कोई काम आपने नहीं किया। अखिलेश यादव ने केंद्र की मोदी सरकार पर भी वार किया। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने अपने शासनकाल में कोई काम नहीं किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से वादे तो अच्छे दिनों का किया था,
लेकिन बदले में उन्हें नोटबंदी का तोहफा दिया है। हम तो पूछना चाहते हैं, अच्छे दिन वालों ने बताओ कोई काम किया है कि नहीं किया? सबको लाइन में लगा दिया और उन्हीं लोगों ने, अच्छे दिन वालों ने कहा था कि काला धन और भ्रष्टाचार, अगर हम जो काला धन का पैसा वापस ले आएंगे तो गरीबों को उनके अकाउंट में 15 लाख पहुंचाने का काम करेंगे, और किसी के अकाउंट में अभी तक 15,000 रुपया नहीं आया। इस बार समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, लिहाजा ये चुनाव पार्टी के साथ साथ उनके लिए भी प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। अखिलेश यादव को उम्मीद है कि विकास का उनका नारा लोगों तक अपनी पहुंच बनाएगा और वे दोबारा सत्ता में वापसी करेंगे। हालांकि विपक्ष ने इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और इस बीच पीएम मोदी के विधानसभा क्षेत्र वाराणसी में कल होने वाला राहुल गांधी और अखिलेश यादव का रोड शो रद्द हो गया है। स्थानीय प्रशासन ने इस रोड शो के लिए इजाजत नहीं दी। बताया जा रहा है कि रविदास जयंती के चलते रोड शो को रद्द किया गया। प्रशासन के मुताबिक इस दिन और अगले दिन बनारस में बड़े कार्यक्रम होते हैं, जिसकी वजह से काफी भीड़ होती है, जिसके कारण रोड शो के लिए इजाजत नहीं दी जा सकती। उधर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मुरादाबाद के मझोला में चुनावी रैली को संबोधित किया। मायावती ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी दिल्ली जैसे छोटे छोटे राज्य की कानून व्यवस्था को संभाल नहीं सकती तो उत्तर प्रदेश को कैसे संभाल पाएगी। माया ने अखिलेश सरकार में कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाया। मायावती ने कहा कि अगर उनकी सरकार आती है तो यूपी को फिर से बेहतर शासन मिलेगा, कानून की बेहतर व्यवस्था मिलेगी। विपक्ष मायावती पर स्मारकों और मूर्तियों की राजनीति करने का आरोप लगा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि मायावती के सत्ता में आने का एकमात्र मकसद मूर्तियों और स्मारकों के निर्माण पर पैसा खर्च करना है। अखिलेश यादव अपनी हर एक रैली में इसका जिक्र कर रहे हैं। मायावती इसे अच्छे से जानती हैं, लिहाजा उन्होंने अब जनता से वायदा किया है कि सत्ता में आने पर वे मूर्तियों और स्मारकों पर पैसा खर्च नहीं करेंगी। अब प्रदेश में आगे नए स्मारक, संग्रहालय व मूर्तियां आदि स्थापित नहीं की जाएंगी, क्योंकि ये सभी कार्य मेरी पिछली रही सरकारों में ही पूरे किए जा चुके हैं। मुरादाबाद की रैली में मायावती ने सपा सरकार के गुंडाराज का उल्लेख किया तो मोदी सरकार की नीतियों पर भी जमकर आलोचना की। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरक्षण खत्म करने की साजिश रचने का आरोप लगाया। मायावती ने सपा, कांग्रेस और बीजेपी को कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मामले में एक दूसरे का पूरक बताया। बीएसपी की सरकार बनने पर सर्वप्रथम यहाँ सपा के गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, अराजक, भ्रष्ट व सांप्रदायिक तत्वों के जंगल राज का सफाया कर दिया जाएगा। कई धार्मिक संगठनों का समर्थन मिलने से मायावती उत्साहित हैं। उन्हें लग रहा है कि बीएसपी धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही है, लेकिन वो ये सुनिश्चित कर लेना चाहती है कि सत्ता की राह में कोई रोड़ा न आए। लिहाजा वो हर तरह से लोगों का भरोसा जीतने में लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और अब बात उत्तराखंड की कर लेते हैं। इस बार उत्तराखंड का चुनाव भी बेहद दिलचस्प बन चुका है। यूपी में लड़ाई त्रिकोणीय है तो उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी में भी सीधी जंग मानी जा रही है। राज्य में 15 फरवरी को एक ही चरण के सभी 70 सीटों पर मतदान होने वाले हैं। उत्तराखंड में तमाम सियासी दलों के नेताओं ने 15 फरवरी को मतदान के लिए खुद को प्रचार में झोंक दिया है। चुनाव प्रचार अब यहाँ चरम पर पहुँच चुका है। यहाँ एक मौजूदा मुख्यमंत्री के साथ 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों की साख दांव पर लगी है। हरीश रावत, भुवन चंद खंडूरी और विजय बहुगुणा तीनों ही नेता अपने राजनीतिक जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पारी खेल रहे हैं। विधानसभा चुनाव इन तीनों नेताओं के राजनीतिक भविष्य की दिशा और दशा तय करेंगे। मुख्यमंत्री हरीश रावत खुद को 2 विधानसभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण और किच्छा से चुनाव लड़कर अपनी राजनीतिक पारी सुरक्षित बनाने में लगे हैं। रावत पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ये आरोप भी लगाते हैं कि हरीश रावत पहाड़ी युवकों को पलायन करने से रोकने की बात तो करते हैं, लेकिन खुद ही पहाड़ से पलायन कर मैदानी इलाकों से चुनाव लड़ रहे हैं। यमकेश्वर विधानसभा सीट से भुवन चंद खंडूरी की बेटी रितु खंडूरी बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में है, तो कांग्रेस ने यहां से बीजेपी के बाकी नेता शैलेंद्र सिंह रावत को टिकट दिया है।
वहीं सितारगंज विधानसभा सीट पर कांग्रेस बागियों के नेता पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा का राजनीतिक भविष्य दांव पर लगा है। यहाँ विजय बहुगुणा के छोटे बेटे सौरभ बहुगुणा बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सौरभ को हराने के लिए अपने सारे दांव इस सीट पर लगा दिए हैं। कांग्रेस ने बंगाली समुदाय की मालती विश्वास को चुनावी मैदान में उतारा है। नामांकन के समय तक यहाँ सत्तारूढ़ कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों में बगावत के कई दौर चले, जिसके बाद ये चुनाव और दिलचस्प हो चुका है। वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने उत्तराखंड में भी जोर लगा रखा है। वर्तमान भाजपा सरकार व इनके आरएसएस संगठन के लोग इनके आरक्षण की समीक्षा करने की आड़ में इसे पूरे तौर से खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसी स्थिति में अब इन वर्गों के लोगों को, खासकर बीजेपी, कांग्रेस व अन्य कांग्रेस में उन सभी विरोधी पार्टियों को इस चुनाव में किसी भी कीमत पर अपना वोट नहीं देना। वैसे उत्तराखंड की सीधी लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही माने जा रही है। कांग्रेस की कोशिश जहां सत्ता को बचाने की है, वहीं बीजेपी एक बार फिर सरकार बनाने की जुगत में कोई दांव नहीं छोड़ रही। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो ये बात रही चुनाव प्रचार की। अब फैसला लेने की जनता की बारी है। यूपी में विधानसभा चुनाव के तहत पश्चिम उत्तर प्रदेश में कल पहले चरण का मतदान है। इस दौरान 15 जिलों की 73 सीटों पर वोटिंग होनी है। इसमें ज्यादातर सीटों पर सपा कांग्रेस गठबंधन, बीजेपी और बीएसपी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। वहीं करीब 20 से ज्यादा सीटों पर आरएलडी भी काफी मजबूत दावेदारी दिखा रही है, उसकी दावा कर रही है। लेकिन क्या समीकरण है और किसके हक में क्या कुछ जा सकता है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चरण में जिन 15 जिलों में मतदान होना है, उनमें शामिल हैं शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। इसके अलावा हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और हाथरस में भी पहले चरण का मतदान होना है। आगरा, फिरोजाबाद, एटा और कासगंज जिलों में भी मतदान होगा। पहले चरण में कुल 840 उम्मीदवार मैदान में हैं। सबसे कम 6 उम्मीदवार मेरठ की हस्तिनापुर, गाजियाबाद की लोनी और अलीगढ़ की इगलास सीट पर हैं, जबकि मुजफ्फरनगर सीट पर सबसे ज्यादा 16 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पहले चरण में जिन जगहों पर वोटिंग होनी है, वहां जाट, मुस्लिम और पिछड़ी जातियों का बोलबाला है। मथुरा, हाथरस, आगरा और अलीगढ़ जैसे जिलों में जाट निर्णायक स्थिति में है। मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर जैसे जिलों में मुस्लिम वोटर किसी भी उम्मीदवार की किस्मत बदल सकते हैं। 2012 के विधानसभा चुनाव में सपा और बसपा के बीच यहाँ कड़ा मुकाबला हुआ था। इन 73 सीटों में सपा को 24, बसपा को 23, बीजेपी को 12, आरएलडी को 9 और कांग्रेस को 5 सीटें मिली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उधर यूपी विधानसभा चुनाव में आपसी रिश्तों को भी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। इस सियासी दंगल में कहीं पति पत्नी तो कहीं बाप बेटे के आपसी रिश्ते दांव पर लगे हैं। ऐसे में संकट इस बात का भी है कि जनता के सामने अपनों की कमियों को भी उजागर करना पड़ रहा है और इस आपसी लड़ाई का फायदा विरोधियों को मिल सकता है। यूपी में चुनावी घमासान में निजी रिश्ते दांव पर लग गए हैं। कहीं पति पत्नी तो कहीं बाप बेटे आमने सामने हैं। आपसी रिश्तों को भी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ रहा है। रायबरेली की बचनावा विधानसभा सीट से टिकट न मिलने से बागी हुए समाजवादी पार्टी के विधायक रामलाल अकेला आरएलडी से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। वहीं उनके बेटे विक्रांत ने भी नामांकन दाखिल किया है। अब बाप बेटे की लड़ाई दिलचस्प बनती जा रही है। पिता के सामने चुनौती पेश कर रहे विक्रांत का कहना है कि राजनीति के गुर उन्होंने अपने पिता से ही सीखे हैं और वो जीतने की हर संभव कोशिश करेंगे, सामने चाहे जो भी हो। इसी तरह रायबरेली की हरचंदपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर कंचन लोधी मैदान में हैं। लेकिन उनकी सास गुड़िया लोधी ने भी बहू पर सम्मान न देने का आरोप लगाते हुए इंडियन जस्टिस पार्टी से पर्चा दाखिल कर दिया है। सास बहू की लड़ाई ने इलाके के चुनावी दंगल को काफी रोचक बना दिया है। रायबरेली की तरह ही इलाहाबाद की 2 सीटों पर भी दिलचस्प मुकाबला है। बसपा सरकार में मंत्री रहे नंद गोपाल नंदी को बीजेपी ने इलाहाबाद दक्षिणी से उम्मीदवार घोषित किया है। रोचक बात यह रही कि इलाहाबाद की महापौर और नंदी की पत्नी अभिलाषा गुप्ता ने भी पति के खिलाफ चुनावी समर में उतरने का फैसला किया है। उन्होंने भी दक्षिणी सीट से ही निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया है।
यहाँ पर पति और पत्नी के बीच दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। वैसे नंदी के खिलाफ पार्टी के भीतर काफी नाराजगी है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष केशरी नाथ त्रिपाठी के खिलाफ चुनाव जीतने के बाद नंदी पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उत्पीड़न का आरोप भी लगाया था। नंदी पर एक बार जानलेवा हमला भी हो चुका है। कुछ महीने पहले ही कांग्रेस में शामिल होने वाले नंदी ने हाल ही में बीजेपी की सदस्यता ली थी और उन्हें बीजेपी से फौरन टिकट भी दे दिया गया था। अब ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि कहीं नंदी और उनकी पत्नी किसी समझौते के तहत तो नहीं चुनाव के मैदान में साथ डटे हुए हैं। हांडिया विधानसभा सीट से बीजेपी ने पूर्व मंत्री राकेश धर त्रिपाठी की पत्नी प्रभा त्रिपाठी को भी टिकट दिया है। राकेश धर बीएसपी सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। आय से अधिक संपत्ति के मामले में उन्हें जमानत मिली हुई है। राकेश धर त्रिपाठी और उनके बड़े बेटे प्रभात त्रिपाठी के बीच मतभेद की बातें सामने आ रही हैं। अब प्रभात ने भी हांडिया से ही निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। वह अपनी मां के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो अगर यूपी में सत्ता बनाने की जंग चल रही है तो तमिलनाडु में सत्ता हथियाने की लड़ाई छिड़ी हुई है। शशिकला नटराजन के पास विधायकों की पर्याप्त संख्या है, लेकिन राज्यपाल का विश्वास नहीं। वहीं सत्ता के एक और दावेदार पनीर सेल्वम कुछ पूर्व विधायकों के साथ इस लड़ाई में शामिल हो गए हैं। राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट केंद्र और राष्ट्रपति को भेज दी है। अब अंतिम फैसले का इंतजार है और देखना होगा कि आखिर सत्ता किसके हाथ में आती है। तमिलनाडु में चल रहा सत्ता का घमासान अब रोचक मोड़ ले चुका है। तमिलनाडु के गवर्नर सी विद्यासागर राव ने वीके शशिकला और ओ पन्नीर सेल्वम से गुरुवार को मुलाकात के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट को रिपोर्ट भेज दी है। माना जा रहा है कि तमिलनाडु में चल रही सियासी लड़ाई का फैसला दिल्ली से होगा। इससे पहले शशिकला गुरुवार को पार्टी के 5 वरिष्ठ नेताओं के साथ राज्यपाल से मिली और सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने विधायकों का सपोर्ट लेटर भी पेश किया। उनके साथ 130 विधायक बताए जा रहे हैं। इससे पहले पार्टी से भागे हुए एक्टिंग सीएम ओ पन्नीर सेल्वम ने गवर्नर से मुलाकात की। पन्नीर सेल्वम ने गवर्नर से कहा कि पार्टी ने उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया था। उन्होंने बाद में मीडिया को बताया कि गवर्नर ने इंसाफ का भरोसा दिया है। हालांकि शशिकला का साथ दे रहे विधायकों का दावा है कि बहुमत उनके पास है। All the MLAs is party leader, Honorable Sindamma, the respected V.K. Sasikala. All the selected from the Chief Minister of Tamil Nadu. He is well known, his knowledge and well known in the party cadres. इसी बीच राज्य की कांग्रेस और बीजेपी इकाइयों ने AIADMK की अंदरूनी सियासत से खुद को अलग कर लिया है। कुछ बोलते हैं तो पार्टी के अंदर कुछ गड़बड़ है, इसके कारण मैं नहीं बोल सकता हूं, लेकिन ये सोचने की विषय है। लेकिन शीघ्र से शीघ्र ये प्रॉब्लम को राज्यपाल ने निर्णय करना चाहिए, ये मेरी प्रार्थना है। विधायकों की खरीद फरोख्त के डर से शशिकला ने अपने समर्थक 130 विधायकों को चेन्नई से दूर एक रिजॉर्ट में रखा है। अब गेंद राज्यपाल के पाले में है और अंतिम फैसला उन्हें लेना है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उधर संवैधानिक जानकारों के मुताबिक तमिलनाडु में स्थिति काफी जटिल है और काफी कुछ दारोमदार राज्यपाल पर निर्भर करता है और राज्यपाल ही ये निश्चित कर सकते हैं कि आखिर किसको बुलाया जाए सरकार बनाने के लिए। इस बीच शशिकला ने अपना दावा ठोका है और कहा है कि सबसे ज्यादा बहुमत उनके साथ है, लेकिन पनीर सेल्वम भी लड़ाई से पीछे हटने को तैयार नहीं है। खबर ये भी है कि बीजेपी और डीएमके पनीर सेल्वम को सपोर्ट कर रही है, सहयोग कर रही है। उधर शशिकला ने कांग्रेस से अपने लिए सहयोग मांगा है। Situation is very complicated situation now. In the normal conditions, if any person tenders resignation देके इस्तीफा दे दिए चीफ मिनिस्टर का, then party chooses some other leader. Normally, governor is bound under the constitution to invite for forming the government and swearing करना पड़ेगा। बट ये इसमें क्या अजीब बात है, पन्नीर सेल्वम ने बताया कि he was put under pressure, some sort of coercion and all that, and it was not a voluntary resignation. And the support of MLAs also, the MLAs are also not freely seen now. They are all confined. लोगों को सभी बंदी में रखा है. They have been kept in some secret places. Confined में है. Nobody knows what exactly is the situation. And what is the only letter is produced with signatures and all that. Likewise, even merely because there is a signature, you can't assume that signatures are done voluntarily.
वो तो खुशी से यू कैन नॉट इन्फर कर सकते आप जी। ये तो बहुत फ्लूइड सिचुएशन है। और अब एक बड़े ग्रुप के झगड़े की बात करते हैं। अभी टाटा ग्रुप में रतन टाटा और साइरस मिस्त्री के बीच का विवाद थमा भी नहीं था कि देश की एक और नामी कंपनी इन्फोसिस में अंदरूनी कलह की खबरें तेज हो गई हैं। कंपनी के सीईओ विशाल सिक्का के वेतन को लेकर हुए विवाद में अब कंपनी के सह संस्थापक और पूर्व चेयरमैन एनआर नारायण मूर्ति ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि हाल में कंपनी में कुछ ऐसी गतिविधियां हुई जिसके चलते कर्मचारियों का मनोबल टूट रहा है। इस बीच इन्फोसिस के पूर्व सीएफओ ने कहा है कि सिक्का को जल्द से जल्द इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ये कहना है कि अब नारायण मूर्ति की ये कंपनी नहीं है। उन्होंने जो शेयर होल्डर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको ये कंपनी, उनकी अहमियत ज़्यादा है, इसलिए नारायण मूर्ति इससे दूर रहें। इन्फोसिस में संस्थापकों और बोर्ड के बीच विवाद गहराता जा रहा है। दोनों पक्षों के बीच मामला हल करने के लिए अभी तक कोई बातचीत शुरू नहीं हुई है, बल्कि दोनों पक्षों की तरफ से चिट्ठियां लिखने का दौर जारी है। पूरे विवाद से दुखी कंपनी के को फाउंडर और प्रथम चेयरमैन नारायण मूर्ति का कहना है कि व्यक्तिगत रूप से वो कंपनी के सीईओ विशाल सिक्का के खिलाफ नहीं है, बल्कि कंपनी का गवर्निंग बोर्ड जिस तरह काम कर रहा है उससे वो निराश है। इन्फोसिस के संस्थापकों एन नारायण मूर्ति, क्रिस गोपालकृष्णन और नंदन नीलकेणी ने निदेशक मंडल से सीईओ विशाल सिक्का के कामकाज को लेकर शिकायत की है कि कंपनी के भीतर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मानकों का पालन नहीं हो रहा है। संस्थापकों का कहना है कि मनमाने ढंग से कुछ ऐसे काम किए गए जिससे दूसरे कर्मचारियों के मनोबल पर बुरा असर पड़ा। इन्फोसिस के संस्थापक प्रमोटरों ने सीईओ विशाल सिक्का की सैलरी और अन्य सुविधाओं पर भी सवाल उठाए हैं। इन लोगों ने कंपनी के भीतर कुछ बेदाग छवि वाले लोगों को रखने की सिफारिश की है। 2 वरिष्ठ अधिकारियों को कंपनी से हटाए जाने पर भारी भरकम सेवरेंस पे दिया गया, जिसके बाद से मामला सुर्खियों में है। सेवरेंस पे वो रकम है जो कंपनी किसी कर्मचारी को निर्धारित समय से पहले कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने पर देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उधर सीनियर आईएएस अधिकारी अजय त्यागी को सेबी का नया चीफ नियुक्त किया गया है। वो 5 साल के लिए इस पद पर नियुक्त किए गए हैं। अजय त्यागी 1984 बैच के हिमाचल प्रदेश कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं। अजय त्यागी यूके सिन्हा की जगह लेंगे। सिन्हा ने सेबी की कमान साल 2011 में 3 सालों के लिए संभाली थी, लेकिन फरवरी 2016 में मौजूदा सेबी प्रमुख के कार्यकाल को विस्तार देते हुए 1 मार्च 2017 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। सेबी प्रमुख पद की रेस में आर्थिक मामलों के मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव अजय त्यागी का नाम सबसे आगे चल रहा था। नए चेयरमैन की नियुक्ति के लिए एक सर्च कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी ने 8 नामों की सिफारिश की थी, जिनमें 2 नामों को शॉर्टलिस्ट किया गया था, लेकिन आखिर में अजय त्यागी के नाम पर मुहर लग गई। और चलिए अब देखते हैं नेशनल टॉप 5 खबरें। तमिलनाडु में राजनीतिक संकट के बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत राजनीति की दुनिया में कदम रख सकते हैं। बताया जा रहा है कि रजनीकांत खुद की राजनीतिक पार्टी बना सकते हैं, जिसमें उन्हें बीजेपी का साथ मिल सकता है, जो दक्षिण भारत के इस राज्य में अपनी पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है। खबर तो ये भी आ रही है कि रजनीकांत को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक एस गुरुमूर्ति नई पार्टी बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को संसदीय समिति के समक्ष दावा किया कि नोटबंदी के बाद से जाली मुद्रा की तस्करी पूरी तरह रुक गई है और कर विभाग ने 10 जनवरी तक 515 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की है। इसमें 114 करोड़ रुपए की नई करेंसी है। लोक लेखा समिति के सवालों के जवाब में वित्त मंत्रालय ने बताया कि उसने 9 नवंबर से 28 दिसंबर 2016 तक छापेमारी और जब्ती की कार्रवाई में 4172 करोड़ रुपए की बेहिसाबी आय का पता लगाया है। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में स्वाना पांड्या के जाने की खबरें पिछले 24 घंटे से सुर्खियों में छाई हुई हैं। स्वाना पांड्या ने फेसबुक पर एक पोस्ट डालकर अपने काम और स्पेस में जाने को लेकर सफाई दी है। स्वाना ने इस बात को भी साफ कर दिया है कि वह नासा के किसी भी अंतरिक्ष प्रोजेक्ट के लिए नहीं जा रही हैं। गोरखपुर में एक हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां बीते रविवार को बाइक सवार बदमाशों ने जल निगम कर्मी यमुना पांडे के बेटे सौरभ पांडे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लेकिन इस वारदात की एक एक तस्वीर पास में ही लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस अब सीसीटीवी में दर्ज सुराग के आधार पर हत्यारों को पकड़ने की कवायद में जुट गई है।
भारत ने आज यहां बांग्लादेश के खिलाफ इकलौते टेस्ट मैच के दूसरे दिन T20 के बाद 6 विकेट पर 687 की पारी घोषित कर दी है। कप्तान विराट कोहली ने अपने टेस्ट करियर का एक और शानदार दोहरा शतक जड़ा। बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ एकमात्र क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन खेल समाप्त होने तक 1 विकेट गंवाकर 41 रन बना लिए। बांग्लादेश अभी पहली पारी में भारत से 646 रन पीछे है। और आप देख रहे हैं देश की बात। अगर आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं या अपनी कोई खबर हम तक भेजना चाहते हैं तो हमारे इन सोशल लिंक्स पर ज़रूर संपर्क करें। अगर आपके पास कोई खबर हो तो हमें भेज सकते हैं, यदि कोई आपके पास जानकारी है तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप कोई वीडियो चाहें तो वो भी हमें भेज सकते हैं। हमारा ट्विटर अकाउंट है APN न्यूज़ इंडिया, जहाँ पर आप DM यानी कि डायरेक्ट मेल के द्वारा हमें अपनी खबर या वीडियो या फिर कोई जानकारी हम तक भेज सकते हैं। अपनी प्रतिक्रिया भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं APN न्यूज़ इंडिया। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9643106027। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर भी कोई भी वीडियो हो, कोई भी जानकारी हो, कोई भी खबर हो तो आप हमें भेज सकते हैं और आप भी हमारी तरह से पत्रकार बन सकते हैं। हमारा फेसबुक का लिंक है APN न्यूज़ इंडिया, जिसको आप लाइक कर सकते हैं और साथ ही आप इस पर भी अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचा सकते हैं। यदि आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं contact@apnlive.com। और सोशल मीडिया पर खराब खाने का वीडियो डालने वाले BSF के जवान तेज बहादुर यादव की पत्नी शर्मिला को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने BSF को निर्देश दिया है कि वह शर्मिला को अपने पति तेज बहादुर से मिलने के लिए जम्मू कश्मीर भेजे। कोर्ट के आदेश के बाद BSF ने शर्मिला को फोन नंबर और पता मुहैया करवा दिया है। इस मामले पर अब 15 फरवरी को सुनवाई होनी है। BSF में सीमा पर तैनात जवानों को मिलने वाले खराब खाने का वीडियो सोशल मीडिया पर डालने के बाद से ही जवान तेज बहादुर यादव की मुश्किलें बढ़ गईं। कोर्ट में याचिकाकर्ता ने बताया कि तेज बहादुर ने अपनी पत्नी से बात की थी और कहा था कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं, जिसके बाद उन्होंने दोबारा सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुलाकात नहीं की। पत्नी की ओर से दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पत्नी को पति तेज बहादुर से मिलने की इजाजत दे दी। साथ ही BSF को आदेश दिया कि पत्नी शर्मिला को फोन और पता दिया जाए। आज जो हमारी हेबियस कॉर्पस पिटीशन कोर्ट में लगी थी, उसमें माननीय असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल जी पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को साफ शब्दों में कहा है कि तेज बहादुर जी डिटेन्ड नहीं है, अरेस्टेड नहीं है। अगले 1 हफ्ते में शर्मिला जी अपने पति से मिल पाएंगी और इसी के साथ हेबियस कॉर्पस की जो स्थिति है वह समाप्त हो जाएगी। BSF ने कहा कि शर्मिला अब सांबा में तेज बहादुर से मिल सकती हैं। तेज बहादुर फिलहाल सांबा में तैनात है। BSF ने यह भी कहा कि तेज बहादुर की गिरफ्तारी नहीं की गई है, लेकिन इससे पूछताछ हो रही है। साथ ही उसका सिर्फ BSF की 80 बटालियन से 29 बटालियन में तबादला किया गया है। BSF ने यह भी कहा कि उसके मोबाइल फोन की जांच हो रही है, इसलिए उसे दूसरा मोबाइल और सिम दिया गया है। कुछ दिन पहले BSF ने जवान की अर्जी खारिज कर दी थी और कहा था कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक वो नौकरी नहीं छोड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट APN। उधर एयरसेल मैक्सिस डील मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री P चिदम्बरम के खिलाफ आरोपों पर सबूत मांगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता और BJP नेता सुब्रमण्यम स्वामी को इस मामले में 2 हफ्ते में सबूत पेश करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम देश के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े व्यक्ति को तभी नोटिस जारी करेंगे जब कोई सबूत होगा। स्वामी ने याचिका में आरोप लगाया है कि एयरसेल मैक्सिस डील में तत्कालीन वित्त मंत्री P चिदम्बरम ने कैबिनेट कमेटी की अनुमति के बिना ही मंजूरी दी थी, जबकि यह डील 3500 करोड़ की थी। नियमों के मुताबिक वित्त मंत्री 600 करोड़ रुपए तक की डील को ही मंजूरी दे सकते थे। इलाहाबाद के शार्ट्स डीम्ड यूनिवर्सिटी में मारपीट के मामले में समाजवादी पार्टी के बाहुबली नेता अतीक अहमद का जेल जाना तय हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभी तक अतीक अहमद को गिरफ्तार न किए जाने पर नाराजगी जताई है। अदालत ने पुलिस से अतीक अहमद के खिलाफ दर्ज हर मुकदमे के ट्रायल के कागजात भी तलब किए हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि अतीक के खिलाफ चल रहे हर मामले की मॉनिटरिंग वह खुद करेगा। हाईकोर्ट ने मारपीट के मामले में अतीक की ओर से दाखिल सरेंडर अर्जी पर संबंधित मजिस्ट्रेट को जमानत नहीं देने को भी कहा है। हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता के केस वापस लेने की अपील भी ठुकरा दी।
कोर्ट ने कहा कि केस वापस लेने पर इस मामले की सुनवाई PIL के तौर पर की जाएगी। कोर्ट ने इलाहाबाद के SP ट्रांस यमुना अगली सुनवाई पर सारे रिकॉर्ड कोर्ट में पेश करने का भी आदेश दिया है। अतीक अहमद पर आरोप है कि उसने अपने साथियों के साथ पिछले साल 14 दिसंबर को शियार्स डीम्ड यूनिवर्सिटी में मारपीट की कार्रवाई की थी और केस वापस लेने के लिए वहां के PRO को धमकी भी दी थी। मामले की सुनवाई अब 13 फरवरी को होनी है। उधर अमेरिका में 7 मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों और शरणार्थियों के आने पर प्रतिबंध वाले डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर संघीय अपील कोर्ट ने भी झटका दिया है। इससे भड़के ट्रंप ने जजों को ही कोर्ट में देख लेने की बात कही। 3 जजों के एक पैनल ने सुनवाई की और तीनों ने ही एक मत से डोनाल्ड ट्रंप के आदेश को असंवैधानिक करार दिया और इस फैसले के साथ ही शरणार्थियों को बड़ी राहत मिली है। अपने बेबाकी और विवादित फैसलों के लिए मशहूर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फेडरल अपील कोर्ट से भी झटका लगा है। उनके ट्रैवल बैन के आदेश पर रोक लगाने के लिए सिएटल कोर्ट के फैसले को फेडरल कोर्ट ने भी बरकरार रखा है। डोनाल्ड ट्रंप ने 27 जनवरी को विवादित एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकालकर 7 मुस्लिम देशों के लोगों के अमेरिका में आने पर रोक लगा दी थी। फेडरल अपील कोर्ट ने अपनी सुनवाई में कहा कि इन 7 मुस्लिम देशों से खतरे को लेकर सरकार के पास क्या सबूत है। अगर ऐसा कुछ है तो कोर्ट को इसकी जानकारी दी जाए। सरकार के जवाब से कोई संतुष्ट नहीं दिखा। कोर्ट ने कहा कि प्रशासन ये साबित करने में असफल रहा कि उसकी अपील में दम है। अदालत के फैसले से नाखुश ट्रंप ने इस देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया। उन्होंने कहा कि वो इस फैसले को चुनौती देंगे। ट्रैवल बैन के मामले में 3 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया। इनमें 2 जज डेमोक्रेटिक और 1 जज रिपब्लिकन है। बेंच ने यह फैसला 3 से 0 की सहमति से दिया। दुनिया भर में ट्रैवल बैन ऑर्डर का विरोध हो रहा है। ट्रंप ने अपने विवादास्पद आदेश का बचाव करते हुए कहा था कि विदेशियों के अमेरिका आने पर बैन लगाने का उन्हें कानूनी अधिकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और इस बीच ये भी खबर है कि चीन के विस्तारवादी नीति के समर्थन में अमेरिका आ गया है। ऐसी क्या वजह है जिससे अमेरिका अब चीन से डर रहा है? दरअसल ये सवाल इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से चीन की विस्तारवादी नीति का विरोध करते रहे हैं। लेकिन ट्रंप ने जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात की तो उन्होंने 1 चाइना पॉलिसी पर चीन की भावना का सम्मान करने की बात कह दी। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका चीन के विस्तारवादी रवैये का विरोध करता रहेगा। जो जानकार हैं वो कह रहे हैं कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप घर में अकेले पड़ते जा रहे हैं, इसी वजह से वो अब विश्व स्तर पर अपना सहयोग खोना नहीं चाहते। और इसके अलावा और भी क्या कुछ खबरें रही जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छाई रही, देखते हैं इंटरनेशनल टॉप 5 खबरों में। भारत ने पठानकोट आतंकवादी हमले के मुख्य षड्यंत्रकर्ता एवं जैश मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर को प्रतिबंधित करने के अमेरिका समर्थित अपने प्रस्ताव को चीन द्वारा बाधित करने को लेकर उसे डिमार्श जारी किया है। भारत ने इसके साथ ही चीन पर निशाना साधते हुए कहा कि चीन के रुख में यदि परिवर्तन होगा तो आम सहमति भी बन जाएगी। F-16 लड़ाकू विमान के भारत में उत्पादन की राह में ट्रंप सरकार बाधा बन रही है। विमान निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया अभियान के तहत भारत में F-16 के उत्पादन के लिए तैयार है। कंपनी ने ओबामा सरकार के समक्ष इसका प्रस्ताव भी रखा था। कंपनी का कहना है कि ट्रंप प्रशासन इसकी समीक्षा कर सकता है। ओबामा F-16 भारत को निर्यात करने के प्रस्ताव पर सहमत थे। भारत सरकार ने पाकिस्तान के उस दावे को नकार दिया है जिसमें कहा गया है कि भारत में गुप्त परमाणु शहर का निर्माण किया जा रहा है। यह खंडन विदेश मंत्रालय की ओर से किया गया है। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नफीस जकारिया ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल के जवाब में यह दावा किया। जकारिया ने कहा कि भारत गुप्त तरीके से परमाणु शहर बना रहा है। भारत ने पाक का आरोप नकारा। कमजोर विदेशी मुद्रा भंडारण से जूझ रहे पाकिस्तान ने चीन से करीब $60 करोड़ का कर्ज लेने का निर्णय लिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा फंड की समाप्ति के बाद से यहाँ की विदेशी मुद्रा में $1.7 अरब की गिरावट आई है। पिछले 3 साल से ये दूसरी बार है कि नवाज शरीफ सरकार ने किसी मित्र देश से विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर मदद मांगी है। इससे पहले सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 2014 में $1.5 अरब का तोहफा दिया था। न्यूयॉर्क हवाई अड्डे पर उड़ान भरते समय एक विमान आग के गोले में बदल गया। न्यूयॉर्क के JFK हवाई अड्डे पर अर्जेंटीना एयरलाइंस के विमान को उड़ान भरनी थी। विमान उड़ान भरता उससे पहले ही आग की लपटों से घिर गया, जिसके बाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लगा दी गई। रनवे पर कई घंटों तक किसी भी विमान के आने की इजाजत नहीं थी।
और अब बात करते हैं आज के दिन के इतिहास की। देश की बात के हम आखिरी पड़ाव में हैं, तो चलिए याद करते हैं आज के इतिहास को। 10 फरवरी 1692 में कोलकाता के संस्थापक जॉब चार्नक का कोलकाता में ही निधन हुआ था। और 10 फरवरी 1991 में मुक्केबाजी की दुनिया के सबसे सफल खिलाड़ी रहे माइक टायसन को बलात्कार का दोषी पाया गया था। अदालत ने उन्हें 6 साल की सजा सुनाई थी। और 10 फरवरी 1996 में IBM के सुपर कंप्यूटर डीप ब्लूम ने शतरंज में वर्ल्ड चैंपियन गैरी कास्परोव को पहली बार हराया था। जी हाँ, कंप्यूटर से हारे थे गैरी कास्परोव। और 10 फरवरी 2013 को इलाहाबाद में कुंभ मेले के दौरान भगदड़ मचने से 36 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 39 लोग घायल हो गए थे। और आज हम याद कर रहे हैं एक ऐसे कवि को जिसने आज सबसे अधिक सुनाई देने वाले शब्दों जैसे लोकतंत्र, अराजकता, क्रांति, नेता, आम आदमी, संसद के सहारे अपने गीत रचे थे। 10 फरवरी को 9 नवंबर को वाराणसी के पास सुदामा पांडे का जन्म हुआ था और 10 फरवरी को उनकी पुण्यतिथि होती है। धूमिल के नाम से जीवन भर कविताएं लिखते रहे सुदामा पांडे। आज़ादी के मोहक सपनों के मोहभंग की पीड़ा और आक्रोश की सबसे सशक्त अभिव्यक्ति हमें धूमिल की लाइनों में ही मिलती है। कविताओं से किस तरह राजनीतिक हलचल पैदा की जा सकती है, ये भी हमें धूमिल ने ही सिखाया है। इस प्रतिभाशाली कवि की मौत ने हमसे उन्हें असमय ही छीन लिया, लेकिन आज 40-50 सालों के बाद भी उनकी कविताएं व्यवस्था को आईना दिखाती हुई लगती हैं। मानो धूमिल को पूर्वाभास हो कि भारत के एक महान लोकतंत्र बनने की राह में कितनी बाधाएं आने वाली। हम आपको छोड़ जाते हैं धूमिल के कुछ झकझोर देने वाली पंक्तियों के साथ। देश की बात में आज बस इतना ही। नमस्कार। हर तरफ धुआं है, हर तरफ कुहासा है। जो दांतों और दलदलों का दलाल है वही देशभक्त है। अंधकार में सुरक्षित होने का नाम तटस्थता। यहाँ कायरता के चेहरे पर सबसे ज्यादा रक्त है और जिसके पास थाली है हर भूखा आदमी उसके लिए सबसे भद्दी काली है। हर तरफ कुआं है, हर तरफ खाई है। यहाँ सिर्फ वो आदमी देश के करीब है जो या तो मूर्ख है या फिर गरीब है। मैं सोचता रहा, घूमता रहा, टूटे हुए पुलों के नीचे, वीरान सड़कों पर, आंखों के अंधे रेगिस्तानों में, फटे हुए पालों की अधूरी जल यात्राओं में, टूटी हुई चीजों के ढेर में मैं खोई हुई आजादी का अर्थ ढूंढता रहा अपनी पसलियों के नीचे। अस्पतालों के बिस्तरों पर, नुमाइशों में, बाजारों में, गांव में, जंगलों में, पहाड़ों पर। मैं देश के इस छोर से उस छोर तक उसी लोक चेतना को बार बार टेरता रहा जो दोबारा मुझे जी सके, जो मुझे शांति दे सके और मेरे भीतर और बाहर का जहर खुद पी सके। और तभी सुलग उठा पश्चिमी सीमांत। मैं दोबारा चौंक के खड़ा हो गया। जो चेहरा आत्महीनता की स्वीकृति में कंधे पर लुढ़का हुआ था, किसी झंझनाते हुए चाकू की तरह खुल के खड़ा हो गया। अचानक अपने आप में जिंदा होने की यह घटना इस देश की परंपरा की एक बेमिसाल कड़ी थी। लेकिन इसे साहस मत कहो। दरअसल ये पुट्ठों तक चोट खाई हुई गाय की घृणा थी, जिंदा रहने की पुरजोर कोशिश जो उस आदमखोर की हवस से बड़ी थी। मगर उसके तुरंत बाद मुझे झेलनी पड़ी सबसे बड़ी ट्रेजेडी अपने इतिहास की, जब दुनिया के स्याह और सफेद चेहरों ने विस्मय से देखा कि ताशकंद में समझौते की सफेद चादर के नीचे एक शांति यात्री की लाश थी। और अब ये किसी पौराणिक कथा के उपसंहार की तरह है कि इस देश में रोशनी उन पहाड़ों से आई थी जहां मेरे पड़ोसी ने मात खाई थी। मैं फिर वहीं चला गया, अपने जुनून के अंधेरे में फूहड़ इरादों के हाथों चला गया, जहां बंजर मैदान कंकालों की नुमाइश कर रहे थे, गोदाम अनाज से भरे पड़े थे और लोग भूखे मर रहे थे।